हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो टाइप का मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म से स्टार्ट किया था हमने, वहाँ मैंने बताया था दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 टाइप्स थे जिनको हमने अच्छे से डिफाइन करके और उनके एक दो एग्जाम्पल्स देख लिए थे। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हो जाएगा आपसे। उसके बाद दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख रहे थे कि डी एल नोमेनक्लेचर क्या होता है, और भी बहुत सारे हमने रिप्रेजेंटेशंस देखी थी, कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। अब हम उसी बेसिक में मैं आज आपको आर एस नोमेनक्लेचर बता रही हूँ, उसके बाद फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आर एस नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जैसे सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन है, अगर जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है और उस पर चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट लगे हुए हैं, A B C और C और D ग्रुप अगर चारों डिफरेंट लगे हुए हैं तो ये वाला जो सेंटर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कायरल सेंटर कहलाता है। कौन सा सेंटर कहलाता है, कायरल सेंटर कहलाता है। अब इस कायरल सेंटर का कुछ नाम होता है, वो नाम हमें बताना है कि कौन सा नाम है, मतलब R कायरल सेंटर है या S कायरल सेंटर है। और ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे देखो सबसे पहले तो ये देखो कि कायरल मॉलिक्यूल होते क्या है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता है, लाइट का सोर्स होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हमने सैंपल लिया, ठीक है, यहाँ से हमारी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है और यहाँ पे हमारा सैंपल है। तो अगर हमने इस लाइट को सैंपल से पास करवाया और ये लाइट अगर सीधी निकल गई तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा है, एकायरल है, एकायरल है, या यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर प्रेजेंट है, रेसिमिक मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है। या तो ये कंडीशन है, या फिर अगर क्या हुआ, इस लाइट को मान लो हमने यहाँ से पास की और ये कुछ थीटा एंगल से डेविएट हो गई, लाइक कि यहाँ से ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये कुछ थीटा एंगल से डेविएट हो गई, तो ये अगर ये राइट में भी हो सकती है और ये लेफ्ट में भी हो सकती है। तो ये जो लाइट है, अगर वो लाइट सीधी ना जाके डेविएट हो गई तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो सैंपल यहाँ जो भी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, जो भी हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कैसा है, वो हमारा मॉलिक्यूल कायरल है। तो इस कायरल मॉलिक्यूल को हम कुछ एक नाम देते हैं R और S। देखो ऐसा होता है कि जो लोग कहते हैं कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट में हो गई तो वो L कॉन्फ़िगरेशन है, उसका S है, अगर राइट में हो गई तो R है। ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर राइट में डेविएट हुई है तो उसका R ही कॉन्फ़िगरेशन होगा या वो D कॉन्फ़िगरेशन का होगा, वो L भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो ये चीज़ कभी अगर कहीं पढ़े हो या कोई बताए कि ये ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस बात को आप नोट कर लेना अपने दिमाग में। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बुक्स भी लिखती हैं कि कोई भी कंपाउंड कैसा भी हो सकता है। S वाला जो है वो राइट में भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेफ्ट में भी कर सकता है। R S का इन लाइट के डेविएशन से कोई लेना देना नहीं है, ना D और L का है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम आर एस नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो देखो आर एस नोमेनक्लेचर में क्या होता है, मैं इन ग्रुप्स को, जैसे इस A B C D ग्रुप है, तो इन ग्रुप को मैं क्या करूँगी, प्रायोरिटाइज करूँगी, हर एक ग्रुप को एक एक प्रायोरिटी दूंगी और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर मेरे अगर देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, कि मेरा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो बिलो द प्लेन है, कैसा है, बिलो द प्लेन है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो पहली कंडीशन क्या, 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है,
1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन फिर R होगा, ठीक है। वैसे ही अगर जो 1 2 3 है, 1 2 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और इसी में सेम अगर मैं लिख दूं कि अगर जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन हुआ तो ये जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। फिर 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन एस होगा और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आया, देखो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ तक समझ में आया कि मुझे इस सेंटर का कुछ नामकरण करना है, उसके लिए मुझे ये कंडीशंस पता है कि इससे अटैच्ड ग्रुप की प्रायोरिटी अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हुए या क्लॉकवाइज हुए और उसके बाद जो लीस्ट प्रायोरिटी यानी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज या डैश पे है तो मैं उस सेंटर का नाम कर सकती हूँ। इतना मुझे पता चल गया, मुझे प्रोसीजर पता चल गई। अब बस मेरे लिए मेन काम क्या है, ये वाली प्रोसेस देखना कि ये 1 2 3 क्या है और ये क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अब हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक CIP रूल। CIP रूल क्या कहलाता है, देखो CIP रूल होता है, ये रूल होता है किसी एक एटम, कार्बन एटम से जुड़े हुए एटम्स को प्रायोरिटी देने के लिए, ठीक है। जैसे देखो ये कार्बन है, इससे एक A एटम जुड़ा है, एक B एटम जुड़ा है, एक C एटम जुड़ा है और एक D एटम जुड़ा है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, A एटम ऐसे जुड़ा होगा, B ऐसे जुड़ा होगा, एक वेज पे होगा C, डैश पे होगा D। तो इस टाइप का अगर कहीं लिखा हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा कि इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताऊंगी वो देखना ध्यान से। मैं क्या बोलूँगी कि भाई A, अभी मैं इस जनरल रूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि भाई A पहले आता है तो मैं यहाँ A को 1 प्रायोरिटी दे दूँगी, B को 2nd, C को 3rd, D को 4, ठीक है। ये नहीं होता है, ये इस तरीके से नहीं होता है। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि 1 2 3 4 क्या है और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप्स में। तो देखो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगी, 1 से 2 पे जाऊँगी, 2 से 3 पे जाऊँगी और फिर 3 से 1 पे आऊँगी। तो मैं कुछ ऐसे घूम गई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और देखो समझ में आ रहा है, जैसे ये 1 2, मेरे को कैसे जाना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, मतलब मेरा पर्पस है 1 2 3, 1 के बाद 2 पे जाना, 3 पे जाना। वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैं 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई तो मैंने देखा कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है और मेरा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो मैं इस वाली स्लाइड पे आऊँगी और मैं देखूंगी कि हाँ भाई लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है और ये जो तीनों मेरे आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगी कि इस सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। कुछ समझ आया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। पहले जो मैंने बातें समझाई, क्यों समझाई, अब क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो कार्बन है, CH3 है, मैंने यहाँ पे लगाया क्लोरीन, यहाँ पे लगाया मैंने हाइड्रोजन और हाँ यहाँ पे लगाया मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे लगाया मैंने फ्लोरीन। ये समझ आया। अब देखो अब प्रायोरिटी कैसे देनी है, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर having highest priority मतलब कि इन सब में देखो, इन सब में चेक करो इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है
और जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी में रख देंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ देखा क्लोरीन का मैं सबसे नीचे क्या लिख लूँगी, उसका एटॉमिक नंबर लिख लूँगी, मुझे पता है 17। फिर इससे इस कार्बन से कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन से फिर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हमें कौन सिर्फ देखना है इस कार्बन से कौन जुड़ा है वो, तो इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इसका होता है 6। फिर इस कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, इसका होता है 1, और इसके बाद ये कौन है, फ्लोरीन, इसका होता है 9। तो अब मुझे पता चल गया कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, सबसे पहले क्लोरीन का है, फिर उसके बाद फ्लोरीन का है, फिर उसके बाद कार्बन का, देन हाइड्रोजन का। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनको ऐसे ही प्रायोरिटाइज कर दूंगी। कैसे, फ्लोरीन, तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन को मैं सबसे पहला नंबर दे दूंगी, दूसरा नंबर फ्लोरीन को दे दूंगी, तीसरा नंबर कार्बन को दे दूंगी, और फोर्थ वाला नंबर किसको दे दूंगी, हाइड्रोजन को दे दूंगी। अब फिर मैं वही रूल लगाऊंगी अपना, क्या, मैं 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, फिर 1 पे गई, तो देखो मेरी फिर से डायरेक्शन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी डायरेक्शन हो गई ना। मैं इस एरो को ध्यान में रखूंगी कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब फिर मैं क्या करूंगी, वापस इस स्लाइड पे जाऊंगी और देखूंगी कि मेरा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, हमारा हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ठीक है। लेकिन जो 1 2 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। 1 2 3 कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। तो इस बार इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको लिख के दे रही हूँ, इनको आपको सॉल्व करना है और सेंड करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अच्छा चलो उसके पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन NH2 है, और यहाँ पे डैश पे OH है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि हमें ये पता है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है तो हम रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑन द प्लेन आ गया, मतलब ये कहाँ आ गया, प्लेन में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे, जैसे देखो हमें इस वाले को चेंज करना है तो हम इस वाले बॉन्ड को फिक्स करेंगे। जैसे देखो ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, आपकी तरफ NH2 है, मेरी तरफ OH है, ये कार्बन है, ये वाले प्लेन में एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ NH2 है, यहाँ OH है। तो मैं क्या करूँगी, इस CH3 ग्रुप को पकड़ लूँगी और इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दूँगी, है समझ। जैसे देखो मैंने यहाँ कार्बन है तो कार्बन के ऊपर CH3 लगा है, तो मैंने इस CH3 को पकड़ लिया और मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया। समझो ऐसे कि जैसे कुछ चीज़ को अपन ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, वैसे मैंने उसको घुमा दिया। जैसे मैंने इस CH3 को यहाँ से पकड़ा और इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया। तो देखो जब मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊंगी, मैंने CH3 को तो वहीं अपनी प्लेस पे घुमाया, बाकी को अलॉन्ग द बॉन्ड घुमाया। तो देखो जो हाइड्रोजन यहाँ लगा था, जब मैं उसको घुमाऊंगी तो वो सामने आ जाएगा, और जो पीछे ग्रुप था वो प्लेन में आ जाएगा, और जो आगे ग्रुप था वो पीछे आ जाएगा। ध्यान से देखना, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे हाथ की तरफ देखो समझ जाओगे। ये कार्बन है, इससे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अभी तो और मार्कर्स नहीं है, ठीक है। ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ NH2 लगा है, यहाँ OH लगा है। जब मैं इसको पकड़ के अपनी प्लेस पे ऐसे घुमाऊंगी तो ये हाइड्रोजन यहाँ से घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप घूम के इधर आ जाएगा, और जो आगे वाला ग्रुप है वो घूम के पीछे आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने इस बॉन्ड को फिक्स किया और इसको इस साइड में घुमाया, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, मैंने एक CH3 को फिक्स किया, फिर मेरा प्लेन में OH आ गया, अबव द प्लेन हाइड्रोजन आ गया, और बिलो द प्लेन में कौन आ गया, NH2 आ गया। तो अगर आपको ऐसा कर जाता है कि आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो
प्लेन में आ जाता है तो आप दूसरे वाले बॉन्ड को फिक्स करो, एक और प्लेनर बॉन्ड जो होगा उसको फिक्स करो और उसको रोटेट कर दो तो वो अबव या बिलो में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने इसको मैंने प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1। तो सबसे ज़्यादा OH ग्रुप की प्रायोरिटी, देन नाइट्रोजन वाले की, देन CH3, फिर हाइड्रोजन। तो मैं इसको प्रायोरिटाइज कर दूंगी 1 2 3 4। अब मैं 1 से 2 पे जाऊंगी, 2 से 3 पे जाऊंगी तो मेरा फिर से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ग्रुप अबव द प्लेन है तो मेरा ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही आए, क्लॉकवाइज भी आ सकती है। तो ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, वो आपको खुद से करना है। ये आपको खुद से करना है। इसको कैसे करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, किसको पकड़ के किसको घुमाना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करके इसका आंसर मुझे बताओगे। आप लोग आंसर ही नहीं भेजते हो। मतलब मैं क्वेश्चंस देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, कुछ सॉल्व ही नहीं करते, कुछ नहीं करते। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पता नहीं। मतलब पिछले यूनिट्स के जैम वाले बच्चे कितने अच्छे होते हैं, DUBHU वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। उनको होमवर्क दो, सारे PDF बना के सेंड करते हैं। आप लोग तो कुछ सेंड ही नहीं करते, पता नहीं पढ़ते हो, सॉल्व करते हो कि नहीं करते। हालांकि इसको सॉल्व करके भेजना, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, हाँ। अब मैं एक दूसरे टाइप का बताती हूँ, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, मैंने यहाँ पे एक ऐसा आइटम लिया कार्बन, इसके बाद मैंने यहाँ लिया CH3, यहाँ लिया CH2, CH2, CH3, यहाँ पे लिया हमने वेज पे OH, डेस पे लिया हमने NH2। तो देखो इससे आप एक चीज़ ये सीखोगे कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन ही हो, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। वो डिपेंड करेगा कि उससे ज़्यादा वाले अटैच होंगे तो वो लीस्ट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब एक एटम से अगर सेम एटम्स जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ भी कार्बन जुड़ गया, यहाँ भी कार्बन जुड़ गया, दोनों साइड अगर कार्बन जुड़ गया है तो फिर आप क्या करोगे। देन आपको क्या करना है, फिर आपको सेकेंड अटैचमेंट देखना है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्बन कार्बन 6 हो गए, तो इन दोनों में अब कौन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। तो अब हम देखेंगे कि ऊपर वाला जो कार्बन है उससे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा है, और फिर ये कार्बन से जुड़ा है। नीचे वाले में कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन फिर एक कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर आगे एक कार्बन जुड़ा है, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर एक कार्बन जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़े। मैं इसको ऐसे फैला के लिख लूँगी और आपको भी ऐसे उसको फैला के लिख लेना है। जैसे ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना हो तो उनको फैला के लिख लेना। क्या करोगे अब आप प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे। जैसे देखो मैंने क्या बोला, पहला अटैचमेंट तो सेम हो गया, एटॉमिक नंबर 6 से 6 हो गए। फिर आप देखो दूसरा अटैचमेंट, तो दूसरा अटैचमेंट में इससे एक हाइड्रोजन, 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 1 1 1। लेकिन यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन तो है, 1 1, लेकिन तीसरा कौन है, कार्बन, तो 6। ठीक है, तो इन 1 1 1 के ऊपर इस 6 को प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि ये 6 है ना। अगर मान लो फर्स्ट अटैचमेंट सेम हो जाता है कार्बन एटम से, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेकंड अटैचमेंट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने इसको ऐसे फैला के लिख लिया। अब मैं बोलूँगी कि हाँ भाई इन दोनों में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, फिर NH2 को, फिर
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी OH को, फिर NH2 को, फिर CH2, CH2, CH3 को, फिर CH3 को, ऐसे प्रायोरिटाइज करेंगे हम। फिर अब देखो फिर से हमारे साथ वही प्रॉब्लम आ गई। अब हम इसको पहले लिख लें कि ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में चला गया, ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी में, थर्ड प्रायोरिटी में, फोर्थ प्रायोरिटी में। अब हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो ऑन द प्लेन आ गया। तो इस ऑन द प्लेन वाले को मैं क्या करूँगी, मिक्स मतलब इस वाले को फिक्स करूँगी, क्योंकि ये तो लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट प्रायोरिटी है, तो हम इसको फिक्स करेंगे और इनको रोटेट करेंगे। तो जैसे ये कार्बन एटम है, एक साइड पे CH3 लगा है, एक साइड पे CH2, CH2, CH3 लगा है। ऐसे देखो यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH2, CH2, CH3 लगा है। उसके बाद आगे साइड में OH है, पीछे साइड में NH2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को फिक्स रखेंगे। इस वाले बॉन्ड को मैंने फिक्स रखा और इसको हमने ऐसे घुमा दिया। तो देखो क्या है, आगे साइड में OH है तो वो घूम के पीछे आ जाएगा, और जो इस प्लेन साइड में है वो आगे साइड चला जाएगा। तो देखो ये जो प्लेन वाला है वो आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा और पीछे वाला प्लेन में आ जाएगा। तो ये कार्बन को हमने ऐसे ही लिख लिया। इसको हमने फिक्स करा है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही रखना है। फिर उसके बाद इसको हम इधर भी घुमा रहे हैं, तो इस CH3 को मैं प्लेन में ले आऊँगी, CH3 को प्लेन में ले आऊँगी, OH को बिलो द प्लेन भिजा दूंगी। हमने इसको यहाँ लेके आए हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। एक बॉन्ड फिक्स करके 3 को रोटेट कर सकते हैं, और ये प्लेन में क्या आ जाएगा, NH2। अब हमारा काम हो गया। हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था वो अब द प्लेन आ गया है। अब हम देखो कैसे करेंगे फिर 1 2 3। अब मैं देखो इस बार जा रही हूँ तो जो एरो की डायरेक्शन है वो कैसे है, क्लॉकवाइज है, इस साइड घूम रहा है मतलब क्लॉकवाइज है। तो 1 2 3 हमारे क्लॉकवाइज हैं और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब द प्लेन है। तो हम भाई पहली वाली स्लाइड पे पहुँच जाएंगे और देखेंगे कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा अबव द प्लेन है और 1 2 3 हमारे क्लॉकवाइज है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। तो ये चीज़ें यहाँ तक, ये एक दूसरा टाइप था कि अगर अटैचमेंट सेम हो जाएगा तो कैसे करेंगे। इसका एक होमवर्क लिख लो। इसका होमवर्क है, कार्बन है उससे CH2 जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, एक यहाँ पे CH3 है, एक यहाँ पे NH2 है और एक यहाँ पे डैश पे NR2 है और वेज पे NH2 है। तो इसका आपको सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो इसका। एक क्वेश्चन है, मान लो यहाँ से हमने ऐसे इधर OH लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ अब प्लेन पे CH3 है। इन दोनों सेंटर का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। और अगर देखो यहाँ पे ये 2 वैलेंसीज प्लेनर हैं, अप साइड में हाइड्रोजन है, मतलब कि ये अंडरस्टूड है कि डाउन साइड में हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन दिखाया नहीं हुआ है, ऐसे ही इसमें भी होगा। तो इन दोनों सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं। देखो अब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था कि बॉन्ड कनेक्टिविटी भी डिफरेंट थी। जैसे हमने सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसमें कोई एक चेन हुआ करती थी, फिर उस ग्रुप को उठा के हम यहाँ डाल देते थे, तो ये हमारा एक दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमर्स कहलाने लगते थे। तो इसमें क्या होता था, बॉन्ड की कनेक्टिविटी दोनों आइसोमर में अलग अलग होती थी, मतलब कि पूरा स्केलेटन ही चेंज हो जाता था। जैसे ईथर से अल्कोहल बन जाता था पूरे, मतलब एक ऑक्सीजन इधर ईथर में 2 कार्बन से जुड़ी है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ जाती थी, तो पूरा स्केलेटन में चेंज आ जाता था। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होता है। स्टीरियो आइसोमर
इसका क्या होता है, अरेंजमेंट एकदम सेम होता है, अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होता है। जैसे कि क्या बोल रही हूँ मैंने बोला कि जैसे मैंने यहाँ CH3 लिखा, यहाँ अप द प्लेन में हाइड्रोजन लिखा, बिलो साइड में हाइड्रोजन OH लिखा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। तो अगर मैं इसमें कनेक्टिविटी देख रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि कार्बन से CH3 जुड़ा है, कार्बन से CH2 CH3 जुड़ा है, कार्बन से OH जुड़ा है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर मैं इसका एक एनेंटियोमर बनाऊँ तो मैं क्या करूँगी, इस कार्बन को यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगी, यहाँ OH लगा दूंगी, यहाँ CH2 CH3 लगा दूंगी और यहाँ CH3 लगा दूंगी। ये मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है एनेंटियोमर। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि देखो इसमें क्या है, इसमें भी कनेक्टिविटी एकदम सेम है, कार्बन से वही चारों ग्रुप लगे हैं, लेकिन इस बार जो OH था वो जो आगे की साइड था वो हमने चेंज कर दिया है और ये इसका क्या है, मिरर इमेज बनाया है, इसकी हमने मिरर इमेज बना दी और ये आपस में क्या कहलाते हैं, एनेंटियोमर्स कहलाते हैं। तो इसको अभी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना कि स्टीरियो आइसोमर्स में जो बॉन्ड की कनेक्टिविटी होती है वो सेम होती है, मतलब जो एटम जिस एटम से जुड़ा था उसी एटम से जुड़ा होता है, हम यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करते हैं। जैसे देखो अगर हमें स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो में हम सबसे पहले करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो सबसे पहला आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए आपको एक रिजिड सिस्टम होना जरूरी है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। तो एल्कीन के अलोंग ये देखा जाता है, मान लो जैसे ये दो कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हों और इस पे एक ग्रुप A लगाया मैंने और एक ग्रुप यहाँ पे भी A लगाया और एक ग्रुप यहाँ B लगाया और एक ग्रुप यहाँ पे भी B लगाया। एक मैंने ये कंपाउंड बनाया और दूसरा मैंने इसी का आइसोमर बनाया और उसमें मैंने क्या किया, एक A तो यहाँ रखा, लेकिन इस बार A को यहाँ कर दिया, B को यहाँ कर दिया और B को यहाँ कर दिया। इसमें देखो बॉन्ड की कनेक्टिविटी एकदम सेम है, इस कार्बन से A भी जुड़े हैं तो यहाँ भी इस कार्बन से A भी जुड़े हैं, बस इनका ओरिएंटेशन अलग हो गया है। यहाँ पे भी इस कार्बन से A भी जुड़े हैं तो इससे भी A भी जुड़े हों। तो यहाँ देखोगे तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जब दोनों एटम एक साइड में है तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये सिस फॉर्म है, और जब ये अलग अपोजिट साइड में चले गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, ट्रांसफॉर्म है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स का देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स देखा, एल्कीन, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगाया। इसका अगर मैं आइसोमर बनाऊंगी तो एक बार CH3 नीचे डाउन साइड में, एक बार CH3 अप साइड में, एक बार हाइड्रोजन, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये ट्रांस फॉर्म हो गया और ये सिस फॉर्म हो गया, पहला। दूसरा है कि अगर हम इनको लोन पेयर के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, लाइक ऐसे, अगर मैं यहाँ पे कार्बन है, इससे जुड़ा, मान लो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, एक ये वैलेंसी हो गई इसकी, क्या, यहाँ CH3 और यहाँ पे लोन पेयर है और इस बार यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है। तो इस बार OH और लोन पेयर सिस फॉर्म में है, हम इनको चेंज कर सकते हैं और लोन पेयर को नीचे, OH को वहीं रखेंगे, CH3 को इधर पे रखेंगे और यहाँ पे CH3 को रखेंगे। तो हमने जब इनको ट्रांस किया तो ये दोनों आपस में वैसे ही ट्रांस हो गए। तो इस तरीके से लोन पेयर के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं साइक्लिक रिंग में। तो मान लो जैसे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तो वो दोनों CH3 एक दूसरे के सिस हो सकते हैं, एक बार ट्रांस हो सकते हैं। कैसे सिस ट्रांस हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिस ट्रांस ऐसे हो सकते हैं कि ये एक sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन पे क्या हो सकता है, या तो एक बार दोनों ग्रुप जो हैं CH3 वो अप साइड में हो जाए, ये प्लेनर रिंग है, इसके अप साइड में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी प्लेनर रिंग नहीं है ये, या फिर ये दोनों क्या होंगे, एक बार डाउन साइड में हो सकते हैं,
और एक बार ये वाला अप साइड में हो सकता है। देखो एक बार ये दोनों एक साइड हो गए वो अप साइड में, और एक बार एक अप एक डाउन हो गया, तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, सिस हो गया, और ये वाला ट्रांस हो गया। अब अगर मैं दोनों डाउन कर दूं तो वो फिर से सिस फॉर्म बन जाएगा। अभी जैसे मैं यहाँ दोनों डाउन कर रही थी, दोनों डाउन अगर हो जाएंगे तो वो पीछे की साइड चले जाएंगे, तो वो फिर से सिस फॉर्म हो जाएगा। और अगर इसको अप इसको डाउन कर देंगे तो फिर से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हम रिंग के रिस्पेक्ट में भी सिस ट्रांस देख सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इतना ही होता है कि आपको सिस ट्रांस देखना होता है कंपाउंड का। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आता है? एप्लीकेशन एक तो आता है स्टेबिलिटी में, सबसे पहली बात स्टेबिलिटी में। तो ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है सिस फॉर्म से। क्यों? क्योंकि रिपल्शन ग्रुप्स के बीच में कम हो जाता है, इसलिए। दूसरा, स्टेबिलिटी के बाद अगर हम देखें डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट देखें तो सिस की डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है ट्रांस से। कैसे? देखो इसमें पीछे अगर हम देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन से डेंसिटी खींच रही है, ठीक है। और इस साइड में देखो, जैसे इसके रिस्पेक्ट में देखो CH3, दोनों बार क्या हो रहा है, डेंसिटी मान लो इधर से डोनेट हो रही है, दोनों बार में डेंसिटी डोनेट हो रही है। तो पूरा का पूरा जो डाइपोल मूवमेंट है एक साइड जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। फिर थर्ड केस एक स्टेबिलिटी हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस से। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी हो जाती है। पैकेजिंग क्यों अच्छी हो जाती है? देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ये लिया, क्लोरीन एटम लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये सिस फॉर्म है। अब अगर मैं इसका सीधा ट्रांसफॉर्म बनाऊँ, मैंने इसका ट्रांसफॉर्म बनाया, यहाँ हाइड्रोजन लिया, यहाँ क्लोरीन लिया, यहाँ क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन। जब मैं ऐसे और मॉलिक्यूल लेके आऊंगी तो हाइड्रोजन इसके ऊपर चला जाएगा, फिर इसके ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी तो हाइड्रोजन यहाँ घुस, ऐसे करके देखो। जैसे ट्रांस में क्या होता है, पैकेजिंग अच्छी होती जाती है। ट्रांस हमारा ऐसा होता है, तो ये ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, और सिस में ये पैकिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल मैंने बता दिया, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर लेना, और डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना।